आंसर देने का कोशिश करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन इसमें दो चीज पूछता है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है और भारतीय संविधान बनाया किसके गया था। तो भारतीय संविधान का स्रोत है, जो ओरिजिन है भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारत के लोग है। इसलिए प्रियम्बर में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो याद रखिएगा जब कहेगा संविधान का स्रोत क्या है तो भारत की जनता। लेकिन यह संविधान किसके सिफारिश पर बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा आया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था और इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। तो बताइए तो इसमें क्या होगा, योजना आयोग नहीं है भाई, संविधान निर्मात्री समिति, इसी को, यही कैबिनेट मिशन था। संविधान निर्मात्री समिति कहिए या फिर इसे कहिए कैबिनेट समिति, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 1946 में आया था। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और फाइनली संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अगला कह रहा है भारतीय संविधान को अलंकृत किया गया था, मतलब अलंकृत मतलब बना के कंप्लीट कर देना। अलंकृत कब किया गया था, तो आप अपना प्रियम्बल पढ़ेंगे संविधान का प्रस्तावना, तो उसमें पढ़ेंगे कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, यानी 26 नवंबर 1949, उसी को कहते हैं 26 नवंबर 1949 कहिए, या फिर उसको हिंदी में कहेंगे तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, मतलब सबके द्वारा मिलकर इस संविधान को अलंकृत यानी बनाते हैं, अधिनियमित मतलब मानते हैं, तथा आत्मार्पित अपने लिए लागू कर देते हैं। तो ये कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सी हो गया। अगला, एकात्मक सरकार कह रहा है कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास। दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक होता है एकात्मक, एकात्मक तो बता ही दिए, सारा का सारा शक्ति किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास, जैसे ब्रिटेन है, यूके। और एक होता है ना आपका संघात्मक सरकार, फेडरल होता है संघात्मक। तो संघात्मक उसे कहा जाता है, संघात्मक जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो जब स्टेट और सेंटर दोनों का रूल होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक के नाम से जानते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों के होने पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक के नाम से जाते हैं। तो इसमें हो गया केंद्र की शक्तियां हो जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए अध्यक्षात्मक क्या होता है, अध्यक्षात्मक ये अच्छे से समझिएगा, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है। अध्यक्षात्मक का मतलब होता है कि शासन दो लोगों के पास हो। जैसे हमारे देश में शासन दो लोगों के पास है, कहने के लिए तो सब कुछ राष्ट्रपति हैं, लेकिन करने के लिए सब कुछ प्रधानमंत्री हैं। कहने के लिए सब कुछ क्या है, राष्ट्रपति, लेकिन करने के लिए प्रधानमंत्री हैं। तो जब दो तरह की चीजें देखनी जाती हैं तो इसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था। क्या कहेंगे, संसदीय व्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन में संसदीय व्यवस्था भी है। संसदीय व्यवस्था किसे कहा जाएगा, तो वैसी व्यवस्था कहेंगे जिसमें राष्ट्रपति भी हो और प्रधानमंत्री दोनों हो, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। अभी इससे पहले वाले में बताए थे एकात्मक किसे कहते हैं, तो शक्ति जो एक आदमी के पास रह जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एकात्मक कहेंगे। देखो भाई, शक्तियों का पृथक्करण नहीं, शक्तियों का विभाजन होगा। मतलब केंद्र के पास आधी शक्तियां और कुछ राज्य के पास हैं, ये सही है। अब देखिए संसदीय में क्या बताए थे, कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट संबंध होता है। देखिए हमारे यहाँ कानून बनाने की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री लोग के पास है, वो सारे चीज करते हैं, और राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए रहते हैं। तो एक नॉर्मल सा संबंध है। तो ये इसमें हो जाता है आपका, ये कौन सा हो गया इसमें, संसदीय। संसदीय व्यवस्था। अध्यक्षात्मक क्या होता है समझिए, अध्यक्षात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं कि जब पूरा देश का शासन किसी एक व्यक्ति के पास हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक कहते हैं। मतलब अध्यक्षात्मक कहने का सेंस कब आएगा कि जब कभी भी किसी शक्ति में, जहां कहीं भी देखेंगे कि जब किसी भी शक्ति के तहत जैसे प्रधानमंत्री का कोई शक्ति न दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, अध्यक्षात्मक हो जाता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है, अध्यक्षात्मक। वहां जो कुछ करेंगे वहां के राष्ट्रपति करते हैं, वहां प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो संसदीय में क्या होता है कि अलग अलग होते हैं, तो हालांकि दोनों में संबंध होता है। इसमें क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है भैया ये अध्यक्षात्मक का काम है, इसमें आपको दोनों लोग में कोई संबंध नहीं होते हैं सब। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आप कौन सा होगा भाई, सब सही है था, 1 2 3। अगला, स्थानीय सरकार का आधार क्या होता है। स्थानीय सरकार किसे बोलते हैं, जो लोकल द्वारा, लोगों के द्वारा चलाया जाता है। जैसे मुखिया, मुखिया जब भी होगा उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। वार्ड मेंबर उसी वार्ड का होना चाहिए। अब और देखेंगे तो चेयरमैन वहीं का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से उठा लेंगे, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। मोदी जी गुजरात से उठे भी बनारस से आके लड़ लिए, होता है कि नहीं होता है। पता चला कोई पटना का रहने वाला है, भागलपुर से चुनाव लड़ रहा है। तो स्थानीय सरकार लोकतंत्र के हिसाब से काम करती है। लोकतंत्र का क्या वार्ड मेंबर या किसी का भी चुनाव अपने मन से होता है, नहीं, लोकतंत्र के हिसाब से होता है और वहीं के लोगों द्वारा होता है।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से लाया गया है। संघीय प्रणाली का मतलब होता है केंद्र सरकार अपना शासन अलग करे और राज्य सरकार अपना शासन अलग करे, इसे हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। जबकि एकात्मक व्यवस्था तो ब्रिटेन में है, राज्य को कोई शक्ति ही नहीं है। जैसे हमारे देश में एकात्मक सरकार कहाँ देखा जाता है, तो जहां जहां केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां एकात्मक सरकार होता है, वहां की सरकार ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाती है। तो इसमें कहां से लाया गया, तो कनाडा से लाया गया। संघीय व्यवस्था कहां से लाया गया है, कनाडा के संविधान से लाया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के उप कर मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मूल अधिकार जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो ये कह रहे हैं उप समिति थे, तो समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उप समिति के थे जेबी कृपलानी। उप समिति यानी उससे नीचे का पावर जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में दो तरह से आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपात 352, एक राजकीय आपात 356। ये लिया गया है जर्मनी से। कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। और एक है 360 यानी वित्तीय आपात। कौन सा है, वित्तीय आपात। ये कहां, ये अमेरिका से लिया गया है। 360 को अमेरिका से लिया गया, जापान ब्रिटेन से ही नहीं है। तब जब नहीं रहेगा तो भाई भारत शासन अधिनियम 1935, ये पहले ही आपातकाल यहां था, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है, तो वो जर्मनी और अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कहेगा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। यहां अनुच्छेद ही नहीं है, तो कई लड़का मूल अधिकार मार देता है। भाई मूल अधिकार में तो अनुच्छेद 12 से 35 आता है, तो 12 से 35 में केवल यही वाला ना आपकी संविधान की आत्मा है, तो बाकी को क्यों घसीट के ले आते हैं। ऐसा नहीं ना होगा भाई, जो है भाई आप कहेंगे खान सर कौन है, तो भाई आप हम ही को ना खान सर बोलते हैं, हमें पूरे परिवार को आप कहिएगा कि सर यही है, पूरा परिवार नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। तो जब कभी भी अनुच्छेद 32 नहीं रहे, तब मूल कर्तव्य नहीं, प्रस्तावना नहीं है जी, ये रहा प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहेंगे, संविधान की आत्मा कहते हैं। ये एक कंडीशन है। कैसा कंडीशन, कि जब कभी भी मतलब संविधान की आत्मा कहेगा और ऑप्शन में आपका क्या नहीं है, अनुच्छेद 32 नहीं है, तब आपको क्या कहेंगे, प्रस्तावना को कहेंगे। कहेगा संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, संविधान का रीढ़। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ है। हमारे संविधान में प्रस्तावना में मात्र 42वां संशोधन हुआ है 1976 में। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। एक क्या जोड़ा गया था, एकता, अखंड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। पहला शब्द था समाजवादी, यानी समाज का ध्यान रखना है, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। दूसरा जो था वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब सरकार जो है धार्मिक चीजों में भाग नहीं लेगी। और उस तीसरा एकता अखंडता। एकता अखंडता एक ही में है, एकता और अखंडता। एकता का मतलब होता है हम मिलजुल के रहेंगे। अब मिलजुल के नहीं भी रहते हो ना, तो कम से कम देश को मत तोड़ो। तो एकता बना के रखना, नहीं रहता तो तोड़ना नहीं है यहाँ पर। तो एक ही बार आज तक संशोधन हुआ है, एक बार में। कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, भारत में संघ राज्य की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप इनको गिनेंगे अभी के हिसाब से। देखिए पहला केंद्र शासित प्रदेश तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, 2 ठो, जम्मू कश्मीर 1 ठो मिल गया, और एक क्या मिल जाएगा, लद्दाख, यहां मिल गया। उसके नीचे उतरेंगे चंडीगढ़ और दिल्ली, पहला, दूसरा, तीसरा। एक हो गया चंडीगढ़, दूसरा हो गया दिल्ली, चौथा हो गया दिल्ली, हो गया 4, हो गया 5, 6। अब नीचे आएंगे यहाँ पर। पहले ना दमन दीव और दादरा नागर हवेली अलग अलग थे, लेकिन अभी क्या है कि दमन दीव और दादरा नागर हवेली एक में है। दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली, ये दोनों को एक में मिला दिया गया, तो ये 2 ठो घट के एक हो गए सब। ये हो गया। अब नीचे उतरेंगे तो यहाँ पांडिचेरी, कौन है, पांडिचेरी, ये हो गया। इसके अलावा एक और लक्षद्वीप मिलेगा, एक और अंडमान मिलेगा। उस साइड में लक्षद्वीप और एक और अंडमान मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है। देखिए पहले राज्यों की संख्या 29 थी,
तेलंगाना के बनने के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई, लेकिन कश्मीर को राज्य थोड़ी रखा गया, अब इसे तोड़ दिया गया, तो वापस राज्यों की संख्या 28 हो गई है। 8 + 28, समझ में आया? 8 + 28। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस अनुसूची में दल बदल की चर्चा है? 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, यानी आप जीतने के बाद चुनाव अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। आपको जाना है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के जेडीयू में, जेडीयू छोड़ के शिवसेना में, जहां जाना है आप जा सकते हैं। बट आपको जब भी जाना है तो चुनाव से पहले चले जाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिले, सीधे यही कह रहा है। कह रहा है कि भाग 4 का क मूल कर्तव्य होगा, भाग 4 का क मूल कर्तव्य, भाग ये कितना है जी? 5, 3, 8। भाग 8 किस चीज से संबंधित है? संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी से, संघ राज्य से। भाग 9 पंचायत से है। भाग 9 का क नगर पालिका से है। ये सब का सब सही है, आमने सामने है सब एकदम। 15 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन क्या है? देखिए, राज्य सूची यानी स्टेट में आते हैं वैसे चीज जो राज्य सरकार के लिए जरूरी है, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा करें, सिंचाई व्यवस्था हो गया, कृषि हो गया, नगर पंचायत हो गया, स्थानीय स्वशासन, ये राज्य सूची में आते हैं। और समवर्ती सूची में वैसे चीज आते हैं जो बहुत जरूरी है देश के लिए, जैसे शिक्षा है, समवर्ती सूची में आ जाता है। परिवार नियोजन, जनसंख्या कंट्रोल करना समवर्ती सूची में आ जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण किस में आएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण ये सब किस में आते हैं? सब समवर्ती सूची में आ जाते हैं सब। नए राज्यों को भारत में मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को है। जैसे अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है संसद द्वारा। अनुच्छेद 3 में क्या कहा है कि किसी भी वर्तमान राज्य को आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया, तो वो 3 के तहत ये दोनों काम कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। कौन करेगा? संसद करेगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा विधि के समक्ष समानता है? 13 में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी के मूल अधिकार को छीन लेता हो, या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ऐसा कोई कानून लीगल नहीं है जो किसी के अधिकार को छीनता हो। तो ये 13 कहता है। 14 कहता है कानून के आगे सब समानता है। तो यही बात है, 13 नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा? 14, विधि के समक्ष समानता, कानून के आगे सब बराबर है। 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सब बराबर है। 17 कहता है छुआछूत का अंत, आपको छुआछूत का क्या करना है? अंत करके रखना है, किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत का अंत की चर्चा है। निजता का अधिकार किसमें है? निजता का मतलब होता है प्राइवेसी, आप किसी चीज को छुपा सकते हैं, आपका पासवर्ड, आपके कॉल डिटेल्स को कोई नहीं निकालेगा, ये है आपका निजता का अधिकार। हालांकि आप कब कॉल किए हैं कब नहीं, ये आप आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए आप कर सकते हैं, इसके लिए नहीं रोका जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 21 में। 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता है। 20 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक गलती की बस एक ही सजा देंगे, और सजा उस समय के कानून के हिसाब से न देंगे जिस समय उसने अपराध किया है, न कि अपराध के पहले क्या सजा थी या अपराध के बाद कौन सा नया कानून बनाया गया, इस आधार पर आप सजा नहीं दे सकते हैं। और साथ ही कहा गया है कि अपराध जब तक उस अपराध सिद्ध होने के बाद भी उसे संरक्षण देंगे। 18 में कहा है कि आप किसी भी तरह की उपाधि नहीं रख सकते, अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई थी उसे आप नहीं रख सकते। तो इसमें कौन सा होगा आपका? 21 होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी उसमें। अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा किसमें? 29 में। देखिए, अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिनकी भाषा 10% से कम बोली जाती हो, या जिनका धर्म 10% से कम हो। जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, नागालैंड में, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, क्योंकि वहाँ के हिंदू धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया। मिजोरम में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, वो लोग ईसाई धर्म को अपनाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में, ये डिपेंड करता है राज्य में। अब पूरे देश की कल्पना कर, पूरे देश के हिसाब से देखेंगे तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होगा, ना मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे सब। तो पूरे देश का मायने नहीं रखता, उस राज्य का मायने रखता है। उस राज्य में अगर 10% से कम है तो अल्पसंख्यक है, भाषा भी कम है तो अल्पसंख्यक है। तो कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को आप कहीं भी पढ़ने लिखने से रोक नहीं सकते, 29 में। और 30 में कहा है कि अगर वो अल्पसंख्यक चाहे तो वो अपने मनपसंद कॉलेज स्कूल को खोल सकता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान में निर्गत करके कहा गया संविधान की आत्मा है? लो देखिए, वहां पे क्या था, वहां संविधान की आत्मा प्रस्तावना बताए थे, यहाँ अनुच्छेद के हिसाब से पूछ रहा था। अनुच्छेद 32, इसे संविधान का बैकबोन या रीढ़ कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रीढ़ या बैकबोन कहा जाता है।
21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो अनुच्छेद 32। इसके तहत आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधे कहां जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है? इसीलिए इसे संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। इसके द्वारा 5 प्रकार के रीट निकाले जा सकते हैं। रीट एक तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है जो आपके मूल अधिकार को मानने के लिए किसी को बाध्य कर देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। मूल अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भैया मूल अधिकार का संरक्षक जो होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट भी होता है और हाई कोर्ट भी होता है। अगर आपसे कोई मूल अधिकार छीना तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो दूर पड़ता है, दिल्ली है, कोई केरला से दिल्ली कैसे जाएगा? तो कहा गया कि तब आप काम करिए, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 का प्रयोग करके, तो दोनों हो जाएगा। सुप्रीम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, दोनों हो सकते हैं आपके मूल अधिकार के रक्षक। अगला, भारत मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? आपको पता है मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। सबसे पहले मूल कर्तव्य जापान ने बनाया था, हालांकि भारत में मूल कर्तव्य को लागू किया गया था रूस के हिसाब से। मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश द्वारा जोड़ा गया, लेकिन बर्मा कमेटी की सिफारिश द्वारा इसे लागू किया गया था। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। कब? इमरजेंसी के समय, आपात के दौरान आपके मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति द्वारा, कुछ समय के लिए, ताकि इस देश के लिए खतरा ना हो। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। देखिए, मूल अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जिसे ना हमसे पब्लिक छीन सकती है, ना ही हमसे सरकार छीन सकती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई लीगल अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है, तो पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन उस अधिकार को कोई व्यक्ति हमसे छीन सकता है। इसलिए पब्लिक नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार छीन सकती है। इसलिए मूल अधिकार को हटा दिया गया। अब हमारी जमीन को हम नहीं हड़प सकते हैं, लेकिन सरकार को मन करेगा वहां पर रेलवे स्टेशन बनाने के ताप से आपकी जमीन ले लेगी। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो बहुत पहले 86वां संविधान संशोधन द्वारा ही लागू हो गया, लेकिन यह मिलना चालू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल की दर है, ये है 20, 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन संशोधन कहेगा तो 46वां संशोधन 2002 से, लेकिन उस समय पैसा ही नहीं था। सरकार ने 2010 से इसके देना चालू किया था, खिचड़ी वगैरह सब स्कूल में देना चालू किया, फ्री में शिक्षा। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य की घोषणा की चर्चा नहीं आपके किसमें है? देखिए, इसमें तो कहीं नहीं दिया है। एक्चुअली कल्याणकारी राज्य की घोषणा 38 में है। आप इसको समझ जाएंगे, 39 में नहीं है, 38 में है कि सरकार का काम होगा कि जनता का क्या करे? भलाई करे, जनता के लिए क्या करे? कल्याण का काम करे। कल्याण मतलब समझते हैं, भलाई का काम करे। 38 में होगा, 39 नहीं है इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज का संदर्भित करता है? भारत ने अनुच्छेद में पंचायती राज की चर्चा 40 में है। 36 में है राज्य की परिभाषा। 39 में कहा गया है कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देंगे। इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देंगे, और आप दुधारू जानवरों की हत्या पर क्या लगाएंगे? प्रतिबंध लगाएंगे।